Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of Simple Harmonic Motion. बेसिकली बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी के बारे में और उसके अलावा हम लोग ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स को भी एनालाइज करेंगे जिसमें हमारे को ब्लॉक्स का SHM है ना ऑब्जर्व करना पड़ता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये वो लाइन है जिसके अलोंग एक पार्टिकल SHM कर रहा है और यहां पर मैंने एक डॉट से दिखा रखा है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जिसे मैंने ओरिजिन मान रखा है। अब मान लीजिए कि पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होता है किसी x लोकेशन से x प्लस dx तक, है ना। तो बच्चों चूंकि मैंने dx बहुत छोटा लिया है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट dx है ये बहुत छोटा लिया है, तो इस पूरे के पूरे इंटरवल में हम लोग फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, kx। और उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से टुवर्ड्स राइट हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। तो अब मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल F ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x टू x प्लस dx। तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने का। हम लोग dw को क्या लिख सकते हैं, dw हो जाएगा F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, kx, dx का मैग्नीट्यूड कितना है, dx, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख दूंगा cos ऑफ पाई। तो ये कितना आ गया, माइनस kx dx। सही है यहां तक। ये तो मैंने बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करी। अब मान लीजिए मैं वर्क डन निकालना चाह रहा हूं, वर्क डन इन अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। ओवरऑल वर्क डन निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन बराबर में लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx dx और लिमिट क्या पुट करूंगा, 0 से लेकर के x तक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली अब तक हम लोगों ने क्या निकाला, अगर मैं इसे कंपेयर करूं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से, है ना, तो अब तक हम लोगों ने निकाला कि अगर ये जो ब्लॉक है ये अगर x बराबर 0 पर इनिशियली था और ये x बराबर x पर गया इस तरीके से टुवर्ड्स राइट, तो मैंने निकाला वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। यही तो मैंने निकाला है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर जो वर्क बराबर कितना आया है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क किसका आया है, ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग आया है ऑन द ब्लॉक, है ना। तो चलिए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली स्प्रिंग ने ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क डन किया है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया कि स्प्रिंग ने ब्लॉक से एनर्जी को खींचा है ना, और अपने अंदर वो स्टोर कर लिया। तो किस फॉर्म में उसने स्टोर किया होगा, ऑब्वियस है कि उसने एनर्जी जो है उसको स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो स्प्रिंग ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट अस से कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा हो गया था x, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसमें से अगर मैं घटा दूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग वाज इन इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब उस समय x की वैल्यू थी 0, तो ये जो ux माइनस u0 है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि वर्क डन बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि स्प्रिंग ने हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी ब्लॉक से खींची है अपने अंदर, है ना। तो स्प्रिंग के की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, बाय एन अमाउंट हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं u0 को 0 असाइन कर दूं, है ना, अगर मैं u0 को 0 असाइन कर दूं, मतलब मैंने क्या डिफाइन करा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने कर दिया 0,
व्हेन द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, है ना, व्हेन द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर थी तब मैंने पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग को 0 डिफाइन किया है ना। दिस आई हैव डिफाइंड, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है या ऐसा ही होना पड़ेगा, नहीं नहीं, दिस इज वॉट वी हैव डिफाइंड। तो अगर ऐसा हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं u एज अ फंक्शन ऑफ x बराबर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम लोग u0 को ही 0 क्यों डिफाइन करते हैं। उससे क्या फायदा हो जाता है कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x कितना सिंपल आ जाता है, कितना क्रिस्प आ जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वरना आप देखिए कि अगर u0 को आपने मान लीजिए कुछ डिफाइन करा होता, मान लीजिए 4 जूल डिफाइन करा होता, तो u एज अ फंक्शन ऑफ x कैसा आता, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 4 जूल। तो जितना छोटा हम लोग इक्वेशन, जितना छोटा हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं उतना बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यही रीजन है कि ux को क्या घोषित किया जाता है, ux को घोषित किया जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर बाय असाइनिंग u0 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, u एज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि k की वैल्यू कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया फाइनली, u एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर x बराबर हम लोग क्या लिखा करते हैं, x बराबर लिखा करते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहां से u जो है वो क्या आ जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x तो निकाल ही लिया था, अब पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया, है ना। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी इक्वेशन है ये, पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। अब एक और चीज हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, तो वो भी निकालना बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर आप देखिए v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m, v को लिख देते हैं a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया, वो आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। तो ये देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला जो है रिमाइंड कराया था, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं v का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जा रहा है, यहां से अपने पास काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना आ जा रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें आज हमारे को मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी चलिए हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोगों ने निकाल ली। तो चलिए एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर देखिए कि टोटल एनर्जी कितना आ जा रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जा रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो टोटल एनर्जी की प्यारी सी वैल्यू आई है, कितनी आई है, हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत प्यारी वैल्यू आई है ये। अब ये लेकिन जो वैल्यू आई है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है ना। यहाँ पर मास कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। क्योंकि होना भी चाहिए था, क्योंकि हमने जिस टाइप का फोर्स देखा है ना, जिस टाइप का फोर्स देखा वो कंजर्वेटिव था नेचर में। और इसके अलावा हमने कोई भी डिसिपेटिव फोर्स तो देखा नहीं था, कहीं पर भी फ्रिक्शन वगैरह को हमने कंसिडर तो किया नहीं है। इसका मतलब ऐसे केस में जो टोटल एनर्जी आ रही है वो क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाइट ऑब्वियस एक आइडियल केस है ना। दिस इज एन आइडियल केस, क्योंकि रियल केस जब भी होता है, रियल सिस्टम जब भी होता है तो वहां पर डिसिपेटिव फोर्सेस होंगे, और उसको हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। उसका नाम होगा उस टॉपिक का डैम्प्ड एसएचएम, है ना। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी सिस्टम से धीरे धीरे गायब हो सकती है। पर अभी जो सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये आइडियल केस है और यहां पर देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स एट ऑल। तो देखिए बच्चों, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर ग्राफ बना के भी दिखाया है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल लिया है x बराबर a cos ओमेगा t का, है ना। अगर मैंने x बराबर a cos ओमेगा t का एग्जाम्पल लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसी आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। और u तो चलिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए उनके ग्राफ्स इस तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप पहले ग्राफ को देखिए तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है और एक कॉस स्क्वायर का बेसिकली ग्राफ है ना। जैसे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले देखें तो t बराबर 0 पर ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, आप उसे देखिए। सबसे ज्यादा मतलब कि जब t बराबर 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होने लगा कोसाइन के ग्राफ की तरह, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तब काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। काइनेटिक एनर्जी को तो 0 होना ही पड़ेगा ना, ये पिंक वाली लाइन से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर था, अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था ना, तो उस समय तो वो रुका रहेगा एक इंस्टेंट के लिए। तो इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, 0 आ रही है। सही है। तो ये तो हम लोगों ने पहला ग्राफ देखा। अब दूसरे ग्राफ को देखिए। अच्छा, पहले ग्राफ में एक और लाइन देखिए, जो ब्लैक कलर की लाइन है ये एक्चुअली बता रही है टोटल एनर्जी, जो कि क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वो कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब दूसरे ग्राफ को देखिए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी शो हो रहा है ये ग्रीन वाली लाइन से, और ये जो पिंक वाली लाइन है ये शो कर रही है काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो u देखिए, u कैसा आ रहा है, u जो है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसा आ रहा है। तो उसका ग्राफ देखिए, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो दिख रहा है ना। जैसे कि शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब x बराबर 0 था, है ना, जब x की वैल्यू कितनी थी, लेट अस से 0, तो उस समय u कितना रहेगा, 0। और जब भी जैसे कि t बराबर 0 पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, a हो जा रही है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जानी है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x है ना। तो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है उसके हिसाब से एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जब x की वैल्यू a हो जाएगी तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। और x की वैल्यू a कब होगी, x की वैल्यू a तब होगी जब पार्टिकल कहाँ होगा, अपने एक्सट्रीम पर, है ना। तो हम लोग इस पिंक वाले ग्राफ से वो सारी चीजें देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो प्लस एक्स एम है वो एक्चुअली क्या बता रहा है, कैपिटल ए। और यहाँ पर माइनस एक्स एम क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ए, है ना। तो आप देख सकते हैं इस पिंक वाली लाइन में कि जब x की वैल्यू क्या हो जा रही है, प्लस ए या माइनस ए, दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, 0 आ रही है। तो बेसिकली पहला ग्राफ किसका है, साइन स्क्वायर का ग्राफ है, और जो दूसरा ग्राफ है वो पैराबोला है, क्योंकि हमें पता है y बराबर अगर kx स्क्वायर आता है तो वो पैराबोला होता है। उसी तरीके से y बराबर लेटर से सम
k इंटू सम कांस्टेंट लेटर से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो भी ग्राफ पैराबोला ही होता है। तो बेसिकली जो दूसरा ग्राफ है वो क्या है, वो पैराबोला है। ऑलराइट। अच्छा, आपने पहले ग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी क्या, नोटिस करी क्या? आपने ये देखा होगा कि जैसे कि ये जो पिंक वाला जो लाइन है ना, आप अगर इसे देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ये टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये दो बार मैक्सिमा को रीच करा है। देखिए, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए कि भाई अगर एक पार्टिकल है ना, अगर एक पार्टिकल है जैसे कि हमारा वाला जो यहाँ पर हमने पार्टिकल लिया है x बराबर a cos ओमेगा टी वाला, मतलब वो शुरुआत कर रहा है अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से। अब जब वो मीन पोजीशन पर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, फिर एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर सेंटर पे आ रहा है और इस समय उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, और फिर वापस से ही अपने ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जा रहा है। तो इस तरीके से एक टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन आप देखिए कि जब ये मीन पोजीशन पर आ रहा है तो चाहे वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो चाहे राइट की तरफ हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों ही केसेस में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और मैक्सिमम आएगी। इसीलिए आप देखिए कि टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो बार मैक्सिमम होती है, और सेम इसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो हर टाइम पीरियड में दो बार मैक्सिमम हो रही है। चलिए बच्चों, तो इतनी जानकारी हमने हासिल कर ली है कि अब हम लोग कुछ सवालों को अटेम्प्ट कर सके, है ना। जैसे कि पहला सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास m hangs from vertical spring of spring constant k. If it is displaced from the equilibrium position, find the time period of oscillations. तो चलिए इसके लिए पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपका थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करवाना चाहा है। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक होती जिसको हम लोग शुरुआत में नेचुरल लेंथ पर रखते। अब मान लीजिए धीरे 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 करके उसको लोअर डाउन कर रहे होते हैं ना, हाथ हटाते नहीं, बस अपने हाथ को धीरे धीरे करके नीचे लाते। तो ब्लॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती 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 और एक ऐसा मोमेंट आ जाता बच्चों जब इस पर ऊपर की तरफ फोर्स स्प्रिंग के कारण कितना लगता, लेट अस से कि इलोंगेशन स्प्रिंग में आ गया था x नॉट, तो ऊपर इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाती kx नॉट और नीचे धरती माता इस पे फोर्स लगाती mg, सच दैट कि kx नॉट की वैल्यू हो जाती mg, और उस समय x नॉट बराबर mg बाई k पर क्या हो जाता, ब्लॉक रुक जाता, है ना। उसके बाद अगर हम लोग अपने हाथ को नीचे और लाते तो ब्लॉक हमारे साथ बच्चों नीचे नहीं आता, है ना। तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कि इसकी जो इक्विलिब्रियम लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इक्विलिब्रियम लेंथ का एक्चुअली मतलब हो गया कि जिस लेंथ पर, है ना, जिस लेंथ पर ये अपने इक्विलिब्रियम पर आ गई, मतलब इस पर नेट फोर्स अभी क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो सवाल में एक्चुअली जिस पोजीशन का जिक्र किया गया है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवाल में लिखा था कि इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इस ओरिएंटेशन से अगर इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो ये तरीका आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे फर्दर डिस्प्लेस करने वाला हूँ बाय डिस्टेंस x, है ना। मान लीजिए मैंने इसे x फर्दर डिस्प्लेस करा, तो अब जो है इसको SHM करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इस मोमेंट पर, है ना, इस मोमेंट पर हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर इस पे कितना फोर्स लगेगा, K टाइम्स टोटल इलोंगेशन कितना हो चुका है, x नॉट तो पहले ही हो चुका था, उसमें x और जोड़ देंगे, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कितना लग रहा है, kx नॉट प्लस kx, और नीचे लग रहा है mg। लेकिन हम लोग जानते हैं कि kx नॉट तो mg के बराबर है, इसका मतलब ऊपर नेट फोर्स इस पर लग रहा है ऊपर की तरफ, और वो कितना है, kx। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस समय कितना आ जाएगा, kx अपॉन इसका मास m। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया kx अपॉन m, और इसकी डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन की, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मैंने इसे डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू x भी आ रहा है
और एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स अपॉन एम जैसा भी आ रहा है ना। तो यहां पर ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऑपोजिट है। तो इससे हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी कि ये एसएचएम तो पक्के से ही कर रहा है ना। तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, क्या होने वाला है इस सिस्टम के साथ, आप ऐसे सोचिए कि ना ये वाली जो पोजीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम लेंथ वाली पोजीशन है, ये इसके लिए सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का काम करेगा। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन तक जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये फर्दर ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, x ऊपर और चला जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन तक, फिर ऐसे इधर एक्सट्रीम x डिस्टेंस नीचे आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है कि x डिस्टेंस पर आकर के रुक जा रहा है, क्योंकि मैंने ब्लॉक को होल्ड करके नीचे में लाया इसे नीचे की तरफ, और यहां से मैंने छोड़ा, तो छोड़ने पर ये ऊपर जाएगा, लेकिन इनिशियल स्पीड इसकी क्या रहेगी, 0। तो ये ऊपर क्यों जा रहा है जब इनिशियल स्पीड 0 है, क्योंकि इसके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। क्लियर है। तो ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन किसे मानेगा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को, और उसके अबाउट ये एसएचएम करेगा विथ एन एम्पलीट्यूड x, है ना। तो यहां पर हम लोग से पूछा गया है टाइम पीरियड। तो आप ऐसे देखिए, एक्सेलरेशन बराबर आ गया माइनस के एक्स अपॉन एम। अब यहां पर जो k अपॉन एम है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं एसएचएम की इक्वेशन से, तो एसएचएम की इक्वेशन होती थी a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब k अपॉन एम इज प्लेइंग द रोल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, है ना। और यहां से ओमेगा कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ k बाय एम। देखिए मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा हूं, रट नहीं रहा हूं, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड यहां से कितना आ गया, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाय k, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन k, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, एक मजेदार चीज देखिए यहां पर, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k यहां पर भी आ रहा है, और टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इधर भी आता था जब एक पार्टिकल होता था स्मॉल m मास का, और वो स्प्रिंग से इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अटैच्ड होता था। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, है ना। ग्रेविटी ने इस वाले केस में क्या किया, केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में बस उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। पहले जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी कहां पर, नेचुरल लेंथ पर, लेकिन इस बार क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इस बार ग्रेविटी के कारण जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ नहीं रही, और उसके अलावा ग्रेविटी जो है वो टाइम पीरियड में कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाया। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑसिलेट्स 10 टाइम्स पर सेकेंड। अच्छा, 10 टाइम्स पर सेकेंड मतलब अपने को क्या दे रखी है, अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 हर्ट्ज, है ना। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन द स्प्रिंग बिकम्स अनस्ट्रेच्ड, और अपने से दो पार्ट पूछे हैं सवाल के, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.20 सेंटीमीटर, और g की वैल्यू लेनी है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। मुझे ये तो पता था कि जहां पर इसका नेचुरल लेंथ आएगा, है ना, मतलब x नॉट बराबर mg अपॉन k, ये जो है इसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी हो जाता है ना, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। मान लीजिए ये वाला पॉइंट बन गया। अब जो है इस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेशन कर रहा है, और सवाल में एक और कंडीशन दी हुई थी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन द स्प्रिंग बिकम्स अनस्ट्रेच्ड। इसका मतलब ये कितना ऊपर जाता है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन तक जाता है ना। तो इसका मतलब ये जो x नॉट है ये एक्चुअली रोल प्ले कर रहा है एम्पलीट्यूड का। क्लियर हुई ये बात। तो अब मेरे को ये पता है कि Vmax कितना होता है, Vmax होता है a ओमेगा। तो यहां पर a जो है वो कितना हो जाएगा, a जो है वो हो जाएगा mg अपॉन k, और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई f। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया Vmax बराबर
2 पाई एम जी एफ अपॉन के। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर एक दिक्कत आ रही है कि अपने को m भी नहीं दिया है और k भी नहीं दिया है, तो क्या करें? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 पाई जी एफ और m भी लिख देते हैं और k को लिख सकते हैं हम लोग m ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से v मैक्स कितना आ गया? v मैक्स आ गया 2 पाई जी एफ अपॉन ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं अगेन 2 पाई एफ, तो ये हो गया 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, मतलब एक 2 पाई एफ ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? g अपॉन 2 पाई एफ। अब चलिए इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। v मैक्स कितना हो जाएगा? अपने को g की वैल्यू बोली गई है पाई स्क्वायर लेने, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है अपने को 10 है ना, तो पाई से एक पाई कट गया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया पाई बाय 20। और इसमें देखिए सब कुछ अगर एसआई यूनिट में है तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा? मीटर्स पर सेकंड में। तो वी मैक्स यहां से आ जाएगा पाई बाय 20 मीटर्स पर सेकंड, है ना। तो अब चलिए सवाल के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। दूसरा पार्ट है फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.20 सेंटीमीटर, है ना। जब स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच होगी बाय 0.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये निकालते हैं कि आखिर ये जो एम्पलीट्यूड है वो है कितना, है ना। मतलब मेरा टास्क है अभी फिलहाल एम्पलीट्यूड निकालना, जो कि क्या है? एक्स नॉट, जो कि कितना हो जाएगा? एम जी अपॉन के। तो कैसे निकालूंगा मैं k को लिख देता हूं m ओमेगा स्क्वायर, तो m से m कट गया, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अगेन मैं ओमेगा को क्या लिख दूंगा? 2 पाई f, तो ये हो गया g अपॉन 2 पाई f का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा g अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी भर देते हैं 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर g खुद क्या है? g पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बन गया? 1 अपॉन 400, है ना। तो एम्पलीट्यूड अपने को समझ में आ रहा है कि आ रहा है 1 अपॉन 400। और चलिए इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब कि x नॉट की वैल्यू है ऑलरेडी 0.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब सवाल जिस लोकेशन की बात कर रहा है ना बच्चों, वो कौन सी है? वो कहीं यहां पर होगी, है ना। मतलब जब ब्लॉक जो है वो इस लाइन पर आएगा, मतलब कहीं यहां पर, और उस समय ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? ये होगी 0.20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हमें यह समझ में आ रहा है कि वो अपने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से कितना दूर चला गया। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से वो सिर्फ और सिर्फ कितना दूर गया है? 0.25 सेंटीमीटर माइनस 0.20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 0.05 सेंटीमीटर। मतलब मैंने क्या निकाला बच्चों? मैंने निकाला कि जिस मोमेंट पर अपने को स्पीड चाहिए ना, वो मोमेंट कौन सा है? वो मोमेंट ऐसा है जब पार्टिकल कहां पर है? अपने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से कितना डिस्प्लेस्ड है? x बराबर 0.05 सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों निकाला आपको मैं अभी बताता हूं। एक्चुअली v बराबर होता है ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप भली बात ही जानते हैं। लेकिन यहां पर x क्या होता है? x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो इसीलिए यहां पर कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, वो लोग यहां पर गलती से x को 0.2 सेंटीमीटर भर देते हैं और जवाब गलत हो जाता है। जबकि यहां पर x क्या भरना है अपने को? x अपने को भरना होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि कितना है? 0.05 सेंटीमीटर। तो हम लोग v कैसे निकालें? v बराबर हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू भर देते हैं 2 पाई इंटू एफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। ये तो हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी दी भी है 10, और अंडर द रूट में मैं क्या भर दूं यहां पर मैं भर देता हूं एम्पलीट्यूड जो है वो आया था 0.25 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करना होगा अपने को, माइनस एक्स बराबर 0.05 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो इससे मेरा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में।
तो बच्चों जब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो मैंने देखा कि ये वैल्यू आ रही है 15.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, द पुली शोन हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I अबाउट इट्स एक्सिस एंड मास m. Find the time period of vertical oscillation of its center of mass. The spring has spring constant K and the string does not slip over the pulley. तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखनी चाहिए, जैसे कि डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, है ना, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, इतना सफिशिएंट यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने को वर्टिकल ऑसिलेशन देखना है किसका, ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास का। चलिए, तो इस सवाल को करने का मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा और वो तरीका कहलाता है एनर्जी मेथड। अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने एसएचएम के लिए टाइम पीरियड वगैरह निकाला था वो तरीका कहलाता है फोर्स मेथड, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट यूजिंग एनर्जी मेथड। सबसे पहले बच्चों ये सोचिए कि मान लीजिए कि यहां पर मैंने शुरुआत में स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में रखा था। अब मैं पुली के नीचे हाथ रख के बहुत धीरे धीरे अपने हाथ को लोअर डाउन कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, है ना। स्प्रिंग धीरे धीरे घूमते घूमते नीचे भी आ रही है, धीरे धीरे घूम भी रही है, स्प्रिंग इलोंगेट भी हो रहा है, और ऐसा करते करते एक प्यारे से लोकेशन पर ये डिस्क आ गया। और उसके बाद अगर मैं हाथ हटा रहा हूं तो ये जो डिस्क है ये और नीचे नहीं आ रही, है ना। तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, ये वाली पोजीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। अब आप सोचिए कि अपने को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद क्या करना है, इसके एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है अगर हमने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो। अब बच्चों जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम लोकेशन से मैंने इसे थोड़ा यहां तक खींचा, है ना, इस तरीके से मैंने सेंटर को यहां तक मैंने खींचा, तो क्या होगा, इसके बाद ये जो पुली है ये ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो आप मान लीजिए कि किसी मोमेंट पर, है ना, किसी मोमेंट पर मान लीजिए कि ये अभी अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, लेट अस से कि x ऊपर है ना। ये ज्यादा नीचे मैंने खींचा था जिसके कारण ये ऊपर जाने लगा, और ये कोई इंटरमीडिएट लोकेशन है जब ये सेंटर ऑफ द पुली जो है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बच्चों कितना ऊपर है, कितना डिस्प्लेस्ड है, x डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो मैं पिक्चर से इससे हटा देता हूं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी बस आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पुली है वो कहां पर है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे है, और ऑब्वियस है कि इसके पास कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ स्पीड भी होगी, है ना। और साथ ही साथ ये जो पुली है ये रोटेट भी कर रहा होगा जिसके कारण इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। और आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो पुली है वो इस मोमेंट पर, है ना, इस मोमेंट पर कुछ ऐसे घूम रही होगी। ऐसे क्यों घूम रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अभी कैसे अवस्था में था, इलोंगेटेड था। तो स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, स्प्रिंग अपने इलोंगेशन को कम कर रहा होगा, और कम करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर पुली इस तरीके से घूमेगी तब तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा ना, जिसके कारण क्या होगा कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होगी। तो मैं आपको एक नए डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहां पर बड़ा सा मैंने डिस्क बना दिया और मैंने यहां पर A और B दिखाने की कोशिश की है ना। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर तो A के पास तो यहां पर क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ फिक्स है। लेकिन B के ऊपर क्या है, B के ऊपर एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ जो है वो क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो A पॉइंट, है ना, A पॉइंट पर जो धागा है वो तो रुका हुआ है। इसका मतलब पुली को भी इंस्टेंटेनियस, है ना, अगर इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला पॉइंट देखें तो वो A वाला पॉइंट होगा। और साथ ही साथ स्प्रिंग को छोटा होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ओमेगा जो है वो इस तरीके से होगा, है ना। ओमेगा का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ताकि ये जो B पॉइंट है ये ऊपर जा सके, है ना। तो बच्चों यहां पर हमारे रोटेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ और हमने एक और चीज सीखी कि ओवरऑल जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ, मान लीजिए इस मोमेंट पर v स्पीड से जा रहा है और ओमेगा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये जो A पॉइंट मैंने दिखाया था, है ना, डिस्क का मान लीजिए मैं A पॉइंट देख रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी
ओमेगा के कारण कैसी हो जाएगी नीचे की तरफ, ओमेगा इंटू लेटर से रेडियस आर है ना। और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो इस ए पॉइंट को भी मिलेगी ऊपर की तरफ v। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिस्क के इस पॉइंट की, ए पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो थ्रेड है उसके वेलोसिटी के एट दिस पॉइंट। और थ्रेड तो यहां पर कोई भी थ्रेड का पॉइंट देखें तो वो तो रुका ही रहेगा, है ना। तो अगर थ्रेड का पॉइंट रुका रहेगा इसका मतलब v बराबर क्या होना चाहिए, ओमेगा इंटू आर। बहुत से लोग गलती से ही v बराबर ओमेगा रटी रटाई कारणों से v बराबर ओमेगा आर लिख देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब v बराबर आर ओमेगा लिखें तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ग्राउंड तो था नहीं कि इस तरीके से ये रोलिंग कर रहा है, v आगे है, ओमेगा ऐसा है कि v बराबर आर ओमेगा हमने लिख दिया। यहाँ पर तो एकदम डिफरेंट केस था और इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल अलग सा आया है। चलिए तो अब सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड में मैं एक्चुअली क्या यूज करने वाला हूं कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी एसएचएम की, वो होगी इस एसएचएम के दौरान कांस्टेंट, है ना। तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब ये जो डिस्क है, ये जो पुली है, ये अपने इक्विलिब्रियम लेंथ से कितना नीचे है, x नीचे है, तो इस समय मैं इसकी एनर्जी देखना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी डिफाइन करने की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाइन, है ना। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली लाइन को मैंने क्या डिफाइन कर दिया एज जीपीई बराबर 0 लाइन, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्क के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस मोमेंट पर, -mgx, है ना। तो मैं टोटल एनर्जी में लिखना चालू कर देता हूं। टोटल एनर्जी बराबर क्या क्या हो जाएगा, एक टर्म तो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसके अलावा क्या लिखेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक टर्म क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक टर्म लिखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर ली, वो कितना हो जाएगा -mgx, है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। आई में ले रहा हूं सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट। उसके अलावा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी भी मैंने मानी है इस मोमेंट पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपना होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। आइए तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सोचते हैं कि क्या करना चाहिए अपने को। तो उसके लिए देखिए मुझे पहले एक्स नॉट निकालना होगा, ना, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी कौन सी है, नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आखिर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा कि mg इस समय नीचे लग रहा होगा इस डिस्क पर, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है 2t, है ना। ऊपर की तरफ यहाँ पर टेंशन t, यहाँ पर भी टेंशन t, तो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ 2t, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, टेंशन बराबर आ गया mg/2। और ये टेंशन को मैं किसके बराबर बोल सकता हूं, टेंशन को मैं बोल सकता हूं k इंटू लेटर से y0। यहां पर y0 मैंने क्या कह दिया, स्प्रिंग में इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब वो कहां पर आ गया था, जब वो आ गया था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, उस समय स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया था, है ना। तो हमारे को साफ दिख रहा है कि टेंशन जो है वो कितना है, ky0। तो ky0 को मैं कितना लिख दूं, mg/2। तो चलिए यहां लिख देता हूं ky0 बराबर mg/2। तो यहां से y0 कितना आ गया, y0 आ गया mg/2k, है ना। अब आप सोचिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर क्या किया गया, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर मैंने इसे कितना खींचा नीचे, x खींचा, है ना। तो अगर ये x नीचे है फिलहाल, तो इस मोमेंट पर इसे और कितने रस्सी की रिक्वायरमेंट है, x इधर मतलब 2x। वो पूरा का पूरा तो स्प्रिंग ही दे सकता है, तो इसका मतलब स्प्रिंग में और कितना इलोंगेशन आएगा, 2x का आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितनी लिखनी चाहिए, हाफ k। ओरिजिनली इसके पास mg/2k का इलोंगेशन तो था ही, उसमें 2x का और आ गया, तो हाफ k इलोंगेशन का स्क्वायर, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो चलिए अब फाइनली इन तीनों एनर्जीज को, इन चारों एनर्जीज को इनफैक्ट ऐड कर देते हैं ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसके अलावा कितना लिख दे माइनस एम जी एक्स और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एम जी अपॉन 2k प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये मेरे पास आ गई टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन, है ना। अब सोचिए कि इसको अपने को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोग यहां पर देख पा रहे थे कि v बराबर कितना था r इंटू ओमेगा था, है ना। तो इसका यूज करते हैं और ओमेगा को लिख देते हैं v अपॉन r। तो चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करें इसे। टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ आई v अपॉन r का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ के, इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2mgx अपॉन k, है ना। कुछ ऐसा बन रहा है ये। तो नीचे लाते हैं इसे और देखते हैं ये किस में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो देखिए बच्चों, मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, बहुत मुश्किल नहीं था, आसानी था। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये इस तरीके का टर्म बन जा रहा है। अब मुझे ये पता है कि सिंस द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, है ना, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, डी ऑफ टोटल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बराबर 0। मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। राइट साइड का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, सॉरी लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और राइट साइड में देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा हाफ टाइम्स ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट है इंटू वी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2/2, और ये लिख देते हैं आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, और वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 2 तो ऑलरेडी उतार दिया, तो ये हो जाएगा v dv बाई डी टी बिकॉज चेन रूल लगा यहाँ पर, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म का, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये तो गायब हो जाएगा। अब आखिरी टर्म कितना हो गया उसका डिफरेंशिएशन 4kx dx बाय dt, है ना। तो इस तरीके का ये एक्सप्रेशन आ रहा है अपने पास। अब देखिए v जो है वो 0 तो नहीं है, तो v और ये dx बाय dt भी तो v बन गया, तो v जो है वो यहाँ से गायब हो गया, एक है ना, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास dv बाई dt बराबर कितना आ जाएगा -4kx, और इसको डिवाइड कर देते हैं इस पूरे के पूरे टर्म से, विच इज आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास dv बाई dt आ गया। मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन कितना आ गया -4k अपॉन आई प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम इनटू एक्स। तो देखिए ये इक्वेशन तो जानी पहचानी है ना। ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसा है ना, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है ओमेगा स्क्वायर का, है ना। तो यहां से अपने को ओमेगा कितना मिल गया, ओमेगा मिल गया अंडर द रूट ऑफ 4k अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, है ना। इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया ओमेगा का। और अब देखिए सवाल में अपने से क्या पूछा गया था, तो सवाल में बेसिकली हमसे टाइम पीरियड पूछा गया था जो कि कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4k, है ना। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। ऑल राइट, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स शोन इज म्यू एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ। If system is slightly displaced and released, find the time period. Second part is find the magnitude of the frictional force between the blocks when the displacement from the mean position is x. और आखिरी पार्ट में बोला है what can be the maximum amplitude if the upper block does not
स्लिप रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक। तो चलिए कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए मैं नीचे वाले ब्लॉक का नाम M1 दे देता हूं और ऊपर वाले ब्लॉक का नाम M2 दे देता हूं, है ना। तो अब जो है यहां पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल में। सवाल एक्चुअली कहना चाह रहा है कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, वो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में यहां पर है ना, वो म्यू है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो स्मूथ है, मतलब क्या, ये जो M1 ब्लॉक है वो जो है सरफेस स्मूथ पे ट्रैवल कर रहा है। अब यहां पर बोला गया कि अगर ये सिस्टम को हल्का सा डिस्प्लेस करें, स्लाइटली डिस्प्लेस, तब बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लिखने का ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि इतना डिस्प्लेस किए हैं ताकि इन दोनों में कोई भी कांटेक्ट ब्रेक ना हो, है ना। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान हो गया, अपने को तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चूंकि दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक बॉडी दिखाई दे रहा है जिसका मास M1 प्लस M2 है। तो पहले पार्ट का जवाब तो हम लोग बड़े आराम से दे सकते हैं, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2 और इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन K से, है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि यहाँ K जो है वो दिया हुआ है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट K एक्चुअली गिवन है सवाल में। चलिए तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x। तो मान लीजिए कि ये जो है इसकी मीन पोजीशन थी, है ना, मीन पोजीशन, जो कि इस केस में और कौन सी पोजीशन होगी, नेचुरल लेंथ की भी पोजीशन होगी, है ना। क्योंकि नेचुरल लेंथ ही एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब इस पूरे सिस्टम पर हम लोग देखें तो क्या हो रहा होगा, उस समय नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग ही है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है। तो स्प्रिंग तो जब नेचुरल लेंथ में रहेगी तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, है ना। तो हमसे बोला गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच का बताइए जब ये कितना डिस्प्लेस्ड हो मीन पोजीशन से x। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें मानना क्या है, दोनों को एक सिस्टम मानना है ना, एक दोनों को मिला करके हमें एक यूनाइटेड बॉडी माननी है जिसका मास कितना हो जाएगा M2 प्लस M1। अब आप सोचिए कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट अगर मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस है कि टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं माइनस हटा देता हूं, है ना। मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। अब आप देखिए कि मैं अगर फ्रिक्शन निकालना चाह रहा हूं इन दोनों के बीच का, तो अब मुझे या तो M2 या तो M1, मैं चलिए M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। M2 का एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ कितने मैग्नीट्यूड का, ओमेगा स्क्वायर एक्स का। इसका मतलब इस पर जो इकलौता फोर्स लग सकता है जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो लग रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, सच दैट कि F बराबर कितना हो जाएगा M2 इंटू इसका एक्सेलरेशन जो कि है ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इस समय कितना होगा M2 ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं, आइए देखते हैं कैसे। F बराबर हो जाएगा M2 इंटू एक्स इंटू, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या भरना है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर भरना है ना। तो ओमेगा स्क्वायर कैसे भरे भाई, तो हमारे को पता है यहाँ पर कि टाइम पीरियड बराबर कितना आया था, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ M1 प्लस M2 बाय K, है ना। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ओमेगा कितना था, ओमेगा था अंडर द रूट ऑफ K अपॉन M1 प्लस M2। तो यही जो आंसर आया मेरा, ये सेकंड पार्ट का एक्चुअली जवाब हो गया कि उस मोमेंट पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, है ना। एक छोटी सी चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा ना, क्योंकि अपने को सिर्फ ओमेगा नहीं चाहिए था, ओमेगा का स्क्वायर चाहिए था। तो बेसिकली फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर में जो है अपने को बस ये रूट हटा देना होगा, है ना, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट तो गायब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल जवाब। तो चलिए अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, है ना। हमसे पूछा गया था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक। तो चलिए यहाँ पर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए अपने को। मैं फिर से वो डायग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं दोनों ब्लॉक्स को दिखाऊंगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि जो स्प्रिंग है वो किससे अटैच थी, स्प्रिंग तो लोअर ब्लॉक से अटैच थी और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था, है ना। और मैंने नीचे वाले ब्लॉक के मास को M1 कह दिया था और ऊपर वाले को M2 कह दिया था।
अब आप सोचिए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमेशा अगर साथ में जाना है, यही तो लिखा है यहाँ पर, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो अगर इसे स्लिप नहीं करना है तो आप सोचिए कि इसे वर्स्ट केस को भी झेल जाना होगा। वर्स्ट केस कौन सा होगा? जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। और सिस्टम का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कब होता है? बिल्कुल एक्सट्रीम पर, है ना। जब ये बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पर होगा उस समय इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अगर मैं राइट एक्सट्रीम पर इसे ले जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट और उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, ये जो एक्सेलरेशन है, इतना एक्सेलरेशन m2 का भी होना चाहिए उस समय, इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन उसे मिल पाए ताकि m2 का एक्सेलरेशन इतना हो पाए, है ना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि m2 पर, है ना, m2 पर अगर मैं देखूं तो इस पर लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए और वो जो फ्रिक्शन है वो हमें एक्सट्रीम केस के लिए चाहिए, मतलब चलिए मैक्सिमम लगा देते हैं वहां पर, है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर म्यू m2 इंटू जी और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? उसके मास से जो कि m2 है। मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या मेक श्योर करना है कि जो एक्सट्रीम केस है वहां पर भी जस्ट ये स्लिप करने से बच जाए, है ना। तो उस समय मैं देखता जा रहा हूं कि अगर मैं अपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी रख दूं तो किसी तरह वो बच पाए, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ गया, यहां से अपने पास ओमेगा स्क्वायर ए बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो यहां से अपने पास a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है k अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां लिख देते हैं k अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एम्पलीट्यूड इक्वल टू म्यू टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन के, है ना। तो ये वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। जब इतना एम्पलीट्यूड हम लोग रखेंगे तो उस केस में भी ये दोनों साथ जाएंगे। अगर इससे ज्यादा बच्चों हम लोग एम्पलीट्यूड रखेंगे ना तो एक्सट्रीम केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी, लेकिन उतना फ्रिक्शन तो है नहीं क्योंकि म्यू अपने को सवाल में ऑलरेडी गिवन था, है ना। तो इसीलिए यही वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जिसमें आप अगर इसको SHM करवाएंगे तो दोनों साथ में रह करके ऑसिलेट करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है द लेफ्ट ब्लॉक इन फिगर कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद द राइट ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM। तो देखिए सवाल बहुत आसान लग रहा है। हम लोग पहले एक काम करते हैं, मोमेंटम देखते हैं सिस्टम का कितना था शुरुआत में था mv टुवर्ड्स राइट। अब जैसे ही ये स्मॉल m मास का ब्लॉक इस स्मॉल m मास के वाले ब्लॉक से कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग तो अभी नेचुरल लेंथ में थी, है ना। तो स्प्रिंग तो सडनली तो अपने ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर पाएगी। तो कोलिजन जो है वो इस तरीके का होगा एज इफ कि हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग जो है वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि स्प्रिंग तभी फोर्स एक्सर्ट करेगी जब वो थोड़ा डिफॉर्म होगी और ये जो कोलिजन का टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो उतने कम टाइम में स्प्रिंग डिफॉर्म होकर के फोर्स लगाने की हालत में नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए हम लोग mv को किसके बराबर लिख देंगे? स्टिक करने के बाद मास टोटल 2m हो गया और लेटर से वेलोसिटी v डैश हो गई। तो इसका मतलब v डैश कितना आ जा रहा है? v डैश यहां से आ जा रहा है v/2। इसका मतलब अब अपने को क्या दिखाई दे रहा है? अब अपने को दिखाई दे रहा है कि एक 2m मास का ब्लॉक है और यहां पर वो स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो बताइए कि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग SHM कितना आएगा, है ना। अभी हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो 2m मास का ब्लॉक है ये अपने कौन से ओरिएंटेशन में है? ये अपने मीन पोजीशन में है ना। क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि इस मोमेंट पर स्प्रिंग जो है वो क्या है? स्प्रिंग अभी अपने ऑलमोस्ट नेचुरल लेंथ पर है और इस समय स्पीड हमने निकाली कितनी आ रही है? v/2 आ रही है। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि फर्दर ये कितना कंप्रेस करेगा तो यही वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड। तो चलिए अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। तो अभी एनर्जी सिस्टम की कितनी है? हाफ
2m मल्टीप्लाइड बाय v/2 का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ब्लॉक जब अपने एक्सट्रीम एंड पर आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती ना। तो यहां से 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, और क्या आ गया हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर 2m इंटू लिख देते हैं 2m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 4k, है ना। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, एम्पलीट्यूड बराबर आ गया अंडर द रूट ऑफ, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2k, है ना। अब यहां से आप चाहें तो v को बाहर निकाल लीजिए, तो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट क्या आ रहा है, v टाइम्स अंडर द रूट ऑफ m अपॉन 2k। तो देखिए ये सवाल आसान था, पर इसमें लगने वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो बड़ा निराला था। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े सवालों को सॉल्व करने में भी काफी हेल्प करेंगे, है ना। चलिए तो एक और आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मास m शोन, द वॉल्स एंड द ब्लॉक आर इलास्टिक। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है, इस समय इसकी स्पीड दिखाई दे रही है v, और दीवार और स्प्रिंग के एक एंड से दूरी l दिखाई दे रही है। तो मान लीजिए इसका नाम, इस जगह का नाम मैं a दे रहा हूं, इस जगह का नाम b दे रहा हूं, और इस जगह का नाम मैं c दे रहा हूं। तो a से b जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, a से b जाने में इसे टाइम लगेगा l अपॉन v, है ना। ये तो पक्की बात है, तो मैं लिख देता हूं टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू ट्रैवल फ्रॉम a टू b, है ना। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, इसके अलावा मैं ये देख पा रहा हूं भाई कि जब, है ना, जैसे ही ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ये स्प्रिंग से टकरा रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसे कंप्रेस करेगा और फिर इस तरीके से वापस से नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पर आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसा होगा कि ये जो ब्लॉक है ये ना साथ छोड़ देगा और आगे की तरफ जाने लगेगा इस तरीके से, मतलब स्प्रिंग वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक जो है यहां से अब ऐसे आगे की तरफ मूव करने लगेगा, और फिर कहां टकराएगा, दीवार से, फिर दीवार से टकरा के फिर इधर आएगा, फिर इसे कंप्रेस करके अंदर जाएगा, फिर इधर आएगा, है ना, बी पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, बी पॉइंट पर जैसे ही आएगा फिर से आगे जाएगा, लेकिन स्प्रिंग अब इसके साथ नहीं रहेगी, फिर दीवार से टकराएगा, फिर धुड़ुम इधर आएगा। तो इस तरीके का मोशन लगातार होता ही रहेगा, है ना। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो ब्लॉक M है वो आधा SHM कर रही है। आधा SHM करने का मतलब क्या हुआ कि वो यहां से, है ना, यहां से लेकर के यहां जा रही है, यहां से लेकर के यहां भी आ रही है, लेकिन जो आधा और हिस्सा था SHM का, मतलब इधर जाकर के फिर इधर आना स्प्रिंग के साथ, वो ये नहीं कर रही है ना। तो हम लोग ये तो लॉजिकली कह सकते हैं कि भाई अगर यहां से यहां और यहां से यहां जाने का टाइम निकाल ले तो वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड का आधा। तो मैं लिख सकता हूं टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू ट्रैवल फ्रॉम कहां से कहां, B टू C टू अगेन B, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k का भी आधा, मतलब टाइम पीरियड का आधा। सही है यहां तक। और उसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी तक हुआ क्या, A से B गया, B से C गया, C से B आ गया, अब वापस इसको B से A पहुंचा देते, तो B से A पहुंचाने में फिर से इसको कितना टाइम लगेगा, इसको L बाई V टाइम लगेगा, और जैसे ही ये A पर पहुंचेगा टकराएगा, वापस से ये ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये मोशन है ऑसिलेटरी, इसे SHM नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, है ना। और साथ ही साथ इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो A से B जाने में कितना टाइम लग रहा है, L बाई V, फिर B से C और फिर वापस C से B आने में कितना टाइम लग रहा है, पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ M बाई K, और फिर वापस से B से A जाने में कितना टाइम लग रहा है, L बाई V। तो ये हो गया इस ऑसिलेटरी मोशन का बच्चों टाइम पीरियड, है ना। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा कि मोशन ऑसिलेटरी है, SHM नहीं है, और उसका टाइम पीरियड इतना है। चलिए तो अब आ जाते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल में। सवाल है अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended from the ceiling of a stationary elevator through a spring of spring constant K.
Suddenly the cable breaks and the elevator starts falling freely. Show that the block now executes a simple harmonic motion of amplitude mg by k in the elevator. तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने पहले तो यहां पर एक एलिवेटर दिखा दिया जो कि शुरुआत में मान लीजिए कि इसे होल्ड करके रखा गया था, है ना। शुरुआत में तो ये जो एलिवेटर है वो तो केबल से कनेक्टेड था, तो ये शुरुआत में जो हमारा एलिवेटर है वो इस तरीके से रुका हुआ है ना। इस समय अगर मैं देखूं लिफ्ट के फ्रेम से तो मैं क्या क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर m मास का जो ब्लॉक है उस पर नीचे mg लग रहा है, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ऊपर फोर्स लग रहा होगा के एक्स नॉट, जहां पर मैं एक्स नॉट क्या कह रहा हूं, एक्स नॉट कह रहा हूं नेचुरल लेंथ से इसका इलोंगेशन, है ना। तभी तो ये स्मॉल एम जो है ये उस समय रुका हुआ था, पूरा सिस्टम ही इनफैक्ट रुका हुआ था। तो स्मॉल एम पर नीचे फोर्स लग रहा है mg और ऊपर कितना लग रहा है के एक्स नॉट, सच दैट के एक्स नॉट को क्या होना पड़ेगा, mg के बराबर आना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज पता है कि एक्स नॉट कितना है, mg अपॉन के। अब कहानी में आ गया ट्विस्ट। सडनली क्या हुआ कि ये जो लिफ्ट था ना, ये जो एलिवेटर था, ये अब जो है इसकी रस्सी कट गई, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सेटअप जो है अब ये नीचे की तरफ फ्री फॉल करने लगेगा, है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा, एलिवेटर का एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ आएगा g, क्योंकि अब ये फ्री फॉल कर रहा है ना। तो अब अगर मैं लिफ्ट फ्रेम से बात करूं तो मुझे इस ब्लॉक पर क्या क्या दिखाना होगा, नीचे की तरफ mg तो दिखाना ही होगा, साथ ही साथ ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स दिखाना होगा विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना है, g है नीचे की तरफ, तो मुझे ऊपर की तरफ दिखाना होगा mg। साथ ही साथ इस मोमेंट पर अभी तो ये जो केबल है वो तो अभी ही कटी है ना, तो अगर अभी तुरंत कटी है तो स्प्रिंग में तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्प्रिंग के ओरिएंटेशन में। तो स्प्रिंग पहले जितना फोर्स लगा रही थी अभी भी इस अगले मोमेंट पर अभी भी वो उतना ही फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स नॉट, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं एलिवेटर के अंदर वाले फ्रेम से बात करूं तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर इस तरीके से स्प्रिंग है, यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है इस मोमेंट पर नेट, के एक्स नॉट, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि नेचुरल लेंथ, है ना, जो नेचुरल लेंथ है उससे ही कितना नीचे है, एक्स नॉट नीचे है। और एक और मजेदार चीज यहां पर हो रही है वो ये है कि अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं एट नेचुरल लेंथ, है ना, नेचुरल लेंथ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो क्या होगा, नीचे की तरफ वेट तो लगेगा ही, ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स mg लगेगा ही, और इसमें स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, मतलब इस पर नेट फोर्स कितना हो गया जब ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, 0। इसका मतलब जो नेचुरल लेंथ है ना, वही क्या बन गई इस बार, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब मैं एलिवेटर के फ्रेम से देख रहा हूं, है ना, मैं कहां से देख रहा हूं, एलिवेटर के फ्रेम से जब मैं इसे देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरा का पूरा जवाब इसी लाइन में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ना, ये एक्चुअली अपने नेचुरल लेंथ या फिर अपने इक्विलिब्रियम लेंथ, है ना, इक्विलिब्रियम लेंथ नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर नेचुरल लेंथ की पोजीशन से कितना एक्सटेंडेड है ऑलरेडी, एक्स नॉट। साथ ही साथ इस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस एक्स नॉट के प्रोपोर्शनल, मतलब कि के एक्स नॉट। और एक और चीज मुझे दिख रही है कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा एक्स में भी चेंज आता जाएगा, लेकिन हर समय जो इस पर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो हमेशा एक्स के प्रोपोर्शनल ही आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एक्स नॉट, और एक्स नॉट अगर डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से तो फोर्स भी के एक्स नॉट लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्वियस है कि ये क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना। और साथ ही साथ इस मोमेंट पर जैसे ही ये केबल कटा था, इस मोमेंट पर ये अपने नेचुरल लेंथ या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे था, एक्स नॉट नीचे था,
और इस समय इसकी स्पीड 0 थी। तो ये जो पोजीशन अभी मुझे दिखाई दे रही है ना, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब ये जो है एम्पलीट्यूड वाले लोकेशन पर है ये। तो दैट मीन्स कि जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ये एक्स नॉट लेंथ ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स नॉट, और साथ ही साथ एक्स नॉट तो एम जी बाई के है, इसीलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो मोशन होगा इसका वो क्या कहलाएगा, एस एच एम। साथ ही साथ उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, एम जी बाय के होगा। चलिए बच्चों, तो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अब हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। सवाल है, द स्प्रिंग शोन इज केप्ट इन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन विद एक्सटेंशन एक्स नॉट व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड। Assuming the horizontal surface to be frictionless, find the frequency of oscillation. यहां पर अपने को स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी k दे रखा है। एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि पूरे सिस्टम को इस तरीके से स्ट्रेच करके अचानक से किसी ने छोड़ दिया है ना, ब्लॉक्स को खींचा, अब उसके बाद छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम पर जैसे ही उस इंसान ने छोड़ दिया दोनों ब्लॉक्स को, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां पर भी है ना, लेट अस से कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन को चेंज अब नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था और अभी भी इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे किसी भी केस में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से डील करना है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तो खैर रुका ही हुआ है। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में आया ना, तो m1 मान लीजिए टुवर्ड्स राइट गया x1 डिस्टेंस और m2 टुवर्ड्स लेफ्ट गया x2 डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो m1 x1 बराबर क्या होना पड़ेगा, m2 x2। ये कॉन्सेप्ट हमने सेंटर ऑफ मास में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, कि जब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है तो m1 x1 बराबर m2 x2 होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये देखिए कि पहले ओवरऑल स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना था, एक्स नॉट का था। अब ये नेचुरल लेंथ में आ गई, कितना कितना चल के x1 और x2। इसका मतलब x नॉट बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहां से एक काम करते हैं, x1 और x2 निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x नॉट। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर मैं लिख सकता हूं x नॉट माइनस x2, और x2 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहली वाली इक्वेशन से देखिए, x2 को मैं लिख सकता हूं m1 x1 अपॉन m2, है ना। तो यहां से चलिए देखते हैं x1 क्या आ जाएगा, x1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 बराबर x नॉट। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से आ गया x1 बराबर m2 x नॉट अपॉन m1 प्लस m2, है ना। और इसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि x2 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m1 x नॉट अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। तो अपने पास x1 आ गया और x2 आ गया, है ना। ये दोनों चीजें फिलहाल अपने को ऑब्टेन हो चुकी है। अब सोचते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए बच्चों, x1 और x2 हम लोगों ने निकाल लिया था। अब मैंने ओरिजिनल डायग्राम फिर से दिखाया जिसमें m1 और m2 जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड थे सच दैट कि दोनों के बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी, नेचुरल लेंथ प्लस x नॉट, है ना। तो बेसिकली स्प्रिंग जो है दोनों ही एंड से कितना फोर्स लगा रहा था, kx नॉट लगा रहा था। तो जब m1 जो है ना, जब हम लोग देख पा रहे हैं कि जब शुरुआत में m1 और m2 दोनों पर ही कितना कितना फोर्स लग रहा था x नॉट, तो चलिए थोड़ी देर के लिए सिर्फ m1 को देखते हैं, है ना। अगर मैं शुरुआत में m1 को सिर्फ देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो स्प्रिंग है ये इस पर फोर्स लगा रही है kx नॉट, राइट। अब kx नॉट जो है इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं k मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय x1, है ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा, यहां पर आप सोचिए। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा था जब कितना, k m1 प्लस m2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय x1 मैग्नीट्यूड का। तो उस समय ये जो m1 है
ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर था? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये x1 दूर था। हमने अभी अभी देखा था ना, यहाँ पर जो x1 आया था वो हमने क्या निकाला था? वो हमने निकाला था कि जब m1 किधर आए, टुवर्ड्स राइट आए, m2 टुवर्ड्स लेफ्ट आए, तो एक ऐसी ओरिएंटेशन आ रही थी जब क्या हो रहा था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ रहा था। तो नेचुरल लेंथ पर जब स्प्रिंग आ रहा था उस समय m1 को कितना खिसकना पड़ा था? x1 खिसकना पड़ा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि m1 जो है इस मोमेंट पर अपने नेचुरल लेंथ से कितना दूर था, मतलब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से कितना दूर था? x1 दूर था। मतलब अगर m1 जो है वो x1 डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट आएगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, है ना। और साइमल्टेनियसली m2 भी क्या कर रहा था उतने देर में? वो x2 डिस्टेंस कवर कर रहा था, है ना। x2 डिस्टेंस कवर कर रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, और दोनों साइमल्टेनियसली x1 और x2 डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली कवर कर रहे थे, और स्प्रिंग उस मोमेंट पर नेचुरल लेंथ पर आ रही थी। दैट मींस कि उस समय m1 और m2 दोनों पर ही नेट फोर्स कितना कितना लग रहा था? 0 0। तो अगर मैं सिर्फ ना m1 को देखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पर कि जो इसकी मीन पोजीशन है ना, जो इसकी मीन पोजीशन है वो तो क्या है? x1 दूर है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, है ना। तो इस मोमेंट पर मैं देख पा रहा हूं कि जो फोर्स लग रहा है इस पर वो x1 के प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स जो है वो मैं देख पा रहा हूं कि x1 के देखिए प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वो x1 है, और उसमें फोर्स भी अगर x1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये वाला टर्म, ये किसका रोल प्ले कर रहा है? के इफेक्टिव का, है ना। क्योंकि हमें पता है F बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज के एक्स एस एच एम के लिए, और बाकी हमें यह भी पता है F वेक्टर बराबर माइनस के एक्स वेक्टर होता है। तो माइनस साइन तो खैर डायरेक्शन के बारे में बात करता है, कि जैसे कि मीन पोजीशन अभी कहां पर मैंने दिखाई, मीन पोजीशन यहां पर दिखाई, तो इससे अगर ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस्ड है तो इसके पास फोर्स राइट की तरफ होना चाहिए, तो वो तो खैर सेटिस्फाइड है ही। तो अभी मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज मुझे दिख रहा है कि k मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 अपॉन m2 जो है वो k इफेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो m1 को अगर मैं देखूं तो उसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? उसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m1 अपॉन k इफेक्टिव, है कि नहीं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा जवाब? 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा? m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। और बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ m1 का टाइम पीरियड नहीं है, ये m2 का भी टाइम पीरियड आप कह सकते हैं कि इतना ही आएगा, क्योंकि m1 जिस तरीके से मोशन कर रहा है m2 भी उसी तरीके से मोशन कर रहा है। जिस समय m1 रुकेगा उस समय m2 रुकेगा। जिस समय m1 नेचुरल लेंथ मतलब कि कहां पर आएगा, x1 डिस्टेंस आगे, उस समय m2 x2 डिस्टेंस आगे आएगा, है ना। तो बिल्कुल मोशन जो है वो काफी सिमेट्रिक हो रहा है, जब m1 रुकेगा तब m2 भी रुकेगा। तो इसीलिए हम लोग कह पा रहे हैं कि पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो क्या है? 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2 है। और बहुत जगह आप देखेंगे तो इस टर्म को, है ना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को, ये जो टर्म है m1 प्लस m2, इसे ना कहीं कहीं पर म्यू भी लिख दिया जाता है, जिसका नाम होता है रिड्यूस्ड मास, है ना। तो बेसिकली 1 अपॉन म्यू बराबर हो जाता है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। तो इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है रिड्यूस्ड मास, म्यू को कहते हैं हम लोग रिड्यूस्ड मास। तो उसके टर्म्स में अगर हम लोग आंसर दे तो आंसर कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाय के। ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यहां पर बस इतना है कि ये जो आंसर है ना, इसको देख करके ऐसा लगता है कि कोई ये कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम नहीं है, ये सिंपली ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है जिसका मास म्यू है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना आता है? 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाय के। तो मतलब ये इसके इक्विवेलेंट आ जाता है, बस यही बात है ये, है ना। अब बच्चों मैं आपको ना एक नया तरीका सिखाने वाला हूं इस सवाल को सॉल्व करने का। मान लीजिए कि इस समय जो स्प्रिंग है ना वो अपने नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, इस स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है,
और मान लेते हैं कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो है L0, ठीक है ना। स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, स्प्रिंग की लेंथ मैंने कह दी L0, ठीक है। अब आप जरा देखिए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, वो कहीं यहां पर होगा, सच दैट कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी m1 L0 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी m2 L0 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर आपको ध्यान रहे L0 मैंने किसे माना है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को। तो आप, मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे ये याद है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो उसी का मैंने इस्तेमाल यहां पर करा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मोशन इस तरीके से देखें कि जैसे सेंटर ऑफ मास यहां पर है और m2 जो है सेंटर ऑफ मास की तरफ आता है, फिर पीछे चला जाता है, इधर आता है, फिर जाता है। तो मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आप इसे एक दीवार की तरह ट्रीट करके आप m2 को देखिए, है ना। चलिए तो एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर। ये मैंने डायग्राम बना दिया और यहां पर मैं शो करूंगा किसे, मैं यहां पर शो करूंगा इस दीवार को। चलिए मैं ऐसे शो कर देता हूं और यहां पर से स्प्रिंग दिखा देता हूं और यहां पर लगा देता हूं m2 को, है ना। इस समय ये वाली स्प्रिंग भी जो है अपने नेचुरल लेंथ पर है। और मैं अब ये बोल सकता हूं कि आइडियल स्प्रिंग में जो होता था, क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ K एंड L इट वाज अ कांस्टेंट। तो उसका मैं यूज यहां पर करूंगा। ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, L0, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया था, K। अब क्या हो जाएगा, अब मैं नई स्प्रिंग कांस्टेंट को लेटर से K2 बोल रहा हूं, है ना। M2 से सेंटर ऑफ मास तक की जो स्प्रिंग मुझे दिख रही है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं K2 बोल रहा हूं, और M2 से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, मतलब कि ये जो छोटा वाला स्प्रिंग अब बना है उसकी लेंथ कितनी है, m1 L0 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस सिस्टम का क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा, वही ऊपर वाले सिस्टम का भी टाइम पीरियड आना चाहिए, क्योंकि केस बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहां से K2 देखते हैं कितना आ रहा है, K2 आ रहा है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई K इनटू L0, तो L0 से कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय m1, है ना। तो K2 हमारे पास इतना आ गया। तो इस आसान से सिंपल से केस का हम लोग टाइम पीरियड कितना बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे 2 पाई अंडर द रूट ऑफ मास इसका m2 है अपॉन जो K2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m2 अपॉन K2 कितना लिख दें, K2 लिख देंगे m1 प्लस m2 इंटू K और ऊपर चला आएगा m1। तो ये वापस से देखिए वही बन गया, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाय K, है ना। तो एक ही सवाल को सॉल्व करने के देखिए अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहला तरीका जो आपको बताया था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तक मैंने उसे उन दोनों ब्लॉक्स को लाया और x1 x2 मैंने देखा कि वो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे थे और उसके हिसाब से मैंने किसी एक ब्लॉक को देख करके मैंने बात कर दी। अब यहां पर मैंने क्या करा, मैंने स्प्रिंग को एक्चुअली तोड़ दिया, है ना। स्प्रिंग को मैंने एक्चुअली दो पार्ट में ही तोड़ दिया और एक लेंथ हो गई m2 L0 अपॉन m1 प्लस m2 और एक लेंथ हो गई m1 L0 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि ये वाला केस जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा था, इसको इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इसे क्या मान लिया, एक अलग स्प्रिंग मान ली और मैंने बोल दिया कि भाई जो इसका टाइम पीरियड होगा वही इसका भी टाइम पीरियड होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, assume that a narrow tunnel is dug between two diametrically opposite points of the earth. Treat the earth as a solid sphere of uniform density. Show that if a particle is released in this tunnel, it will execute a simple harmonic motion. Calculate the time period of this motion. तो चलिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो एक स्फेयर बना देता हूं, है ना। अब यहां पर जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि ये कैसे टनल की डिमांड कर रहे हैं, ये इस तरीके के टनल की एक डिमांड कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सेंटर से होते हुए जाए, है ना, इस तरीके का। तो चलिए ये मैंने टनल बना दिया। अब देखिए जरा यहां पर कहीं पर सेंटर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें इस पूरे के पूरे स्फेयर को सॉलिड स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी मानना है। अब मान लीजिए पार्टिकल को रिलीज किया गया टनल में कहीं से, मान लीजिए यहां से रिलीज किया गया, तो हमें बताना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे कर रहा है ना, और उसका टाइम पीरियड भी बताना है।
तो चलिए बच्चों, मैं आपका थोड़ा रिवीजन करा दूं। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द स्फीयर होता है gmx अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पार्टिकल पर? वो लगेगा gmx अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। जहां पर स्मॉल m मैं क्या कह रहा हूं? इस पार्टिकल का मास कह रहा हूं जिसको रिलीज किया गया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसको इसके स्मॉल m मास से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए क्या आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कितना आ गया? gm अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x। और ये भी मुझे दिख रहा है कि सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी थी? x थी। और जो इसका एक्सेलरेशन आया वो भी प्रोपोर्शनल टू x आया, है ना। और डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट आई डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है। तो इसका मतलब ये एसएचएम की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि जीएम अपॉन आर क्यूब इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ ओमेगा, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा कितना है? अंडर द रूट ऑफ जीएम अपॉन आर क्यूब। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड हमारे पास आ गया t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जीएम, है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी काफी सिमिलर ही है। सवाल है, सपोज अ टनल इज डग अलोंग अ डायमीटर ऑफ द अर्थ, a particle is dropped from a point a distance h directly above the tunnel. The motion of the particle as seen from the earth is, और इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए ये रहा, मैंने टनल बना दिया। अब मान लीजिए यहां से कहीं पर पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। तो अब देखिए यहां पर ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि एसएचएम जवाब होना चाहिए, लेकिन एसएचएम जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर जो फील्ड है वो gmx अपॉन आर क्यूब नहीं होती है, वो होती है gm अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर जो r होता है वो रेडियल डिस्टेंस होता है। तो चलिए इसको मैं स्मॉल r कर देता हूं, है ना। gm अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। यहां पर स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इस समय की रेडियल डिस्टेंस है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहां पर कि क्या हो रहा है। यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये जो फील्ड है ये इस बार किसके प्रोपोर्शनल नहीं है? ये इस बार x के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या हर समय फोर्स x के प्रोपोर्शनल आएगा? नहीं आएगा। जब वो एंटर कर जाएगा तब तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आएगा, लेकिन जब ये बाहर है तब फोर्स x के प्रोपोर्शनल नहीं है ना। तो इसीलिए हमारा जवाब पीरियोडिक होगा। ये आएगा, अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर से वापस अंदर अट्रैक्ट होगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके का मोशन होगा, लेकिन ये पीरियोडिक कहला सकता है, लेकिन ये एसएचएम नहीं कहला सकता है, क्योंकि हर समय फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m इन फिगर्स। व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पेयर ऑफ स्प्रिंग्स इन ईच केस। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं। यहां पर मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि कभी भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, तो आप ब्लॉक को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं पहला वाला केस, है ना, केस नंबर ए। वहां पर क्या दिख रहा है आपको? आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स हैं, है ना। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक का K2 है। अब मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक को x डिस्टेंस खिसकाया, मतलब ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से x आगे चला गया, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे साफ दिख रहा है कि टुवर्ड्स लेफ्ट इस पर लग रहा है K1x, और एक और फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, वो है K2x, है ना। तो इस पर टोटल नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ कितना लग रहा है? K1x प्लस K2x। सही है यहां तक? तो ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया K1 प्लस K2 इंटू x, और यही हो गया F। तो इसका मतलब कि ये जो K1 प्लस K2 है ये किसका रोल प्ले कर रहा है? K इफेक्टिव का, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे कि यहां पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन K इफेक्टिव, और K इफेक्टिव कितना है? K1 प्लस K2। तो ये कहलाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस
K2। और यहां पर जो कॉम्बिनेशन था ना, उसको हम लोग जनरली कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बच्चों आ जाते हैं सेकंड केस में, है ना। यहां पर अपने को दिया हुआ था कि ये K1 है, ये K2 है और इसका मास m दिया हुआ था। मान लेते हैं कि मैंने ना इस डायग्राम में ऑलरेडी ये दिखा रखा है कि मैंने इसे x डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ खिसकाया। तो आप सोचिए कि ये जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो ये स्मॉल m पर फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स राइट, कितने मैग्नीट्यूड का, K1 इंटू एक्स का। और ये जो K2 स्प्रिंग कांस्टेंट वाली जो स्प्रिंग है ये इलोंगेट हुई, तो ये टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाएगी कितने मैग्नीट्यूड का, K2 इंटू एक्स का। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फिर से F का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, K1x प्लस K2x। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं F बराबर आ गया K1 प्लस K2 इंटू एक्स। और यहां पर फिर से K1 प्लस K2 किसका रोल प्ले कर रहा है, K इफेक्टिव का। तो इस बार फिर से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन K इफेक्टिव, जो कि हो जाएगा K1 प्लस K2। तो अब बच्चों आखिरी केस देखते हैं जिसमें ये K1 है, ये K2 है और ये हमारा स्मॉल m मास का ब्लॉक है। चलिए इसको हम लोग x आगे खिसकाते हैं। ठीक है, मैंने इसे x आगे की तरफ खिसका दिया। तो अब देखिए कि स्मॉल m पर कितना फोर्स लगना चाहिए। स्मॉल m पर लेटर से कि पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन T, है ना। अब इस टेंशन T को मैं अगर देखूं तो ये पूरी की पूरी ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स और थ्रेड है वगैरह वगैरह। तो इस पूरे में हर जगह टेंशन क्या रहना चाहिए, T। क्योंकि ये जो स्प्रिंग है उसको हम लोग आइडियल ट्रीट करते हैं, मासलेस ट्रीट करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर टेंशन कुछ और आएगा, यहां पर टेंशन कुछ और आएगा। क्योंकि यहां पर टेंशन अगर T1 आ गया, यहां पर T2 आ गया, और चूंकि स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, 0 है, तो इस पर अगर अलग अलग फोर्सेस लगेंगे तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इसीलिए क्या हो सकता है, पॉसिबल यही है कि पूरे के पूरे इस डबल स्प्रिंग और जो भी ये वायर सिस्टम है, इस पर टेंशन हर जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो मैं टेंशन को क्या लिख सकता हूं, टेंशन को मैं लिख सकता हूं K1 इंटू x1 या फिर K2 इंटू x2। मैंने यहां पर क्या माना कि K1 मान लीजिए x1 से इलोंगेट हुई है और K2 मान लीजिए कि x2 से इलोंगेट हुई है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x1 प्लस x2 इसका मतलब कि x होगा, है ना, क्योंकि टोटल इलोंगेशन तो x की है। तो टेंशन बराबर K1 x1 बोल दूं या K2 x2 बोल दूं, बात एक ही होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अब हम लोग यहां पर x1 और x2 ये दोनों तो हम लोगों ने शामिल किया है। तो चलिए इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, x1 के बजाय लिख सकता हूं T अपॉन K1 प्लस x2 के बजाय क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं T अपॉन K2। वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा x के, है ना। तो यहां से क्या आ गया, टेंशन बराबर आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होल मल्टीप्लाइड बाय x। तो अगर x का इलोंगेशन हुआ तो जो टेंशन आ रहा है आप देख सकते हैं कि वो अगेन x के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। और अगर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक को राइट में खिसकाया गया तो टेंशन की डायरेक्शन लेफ्ट है। मतलब अगेन क्या हो गया बच्चों, SHM की सारी कंडीशन सेटिस्फाई यहां पर बिल्कुल हो रही है ना। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा टर्म K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज प्लेइंग द रोल ऑफ K इफेक्टिव। ऑलराइट, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड कितना बोल देंगे, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन K इफेक्टिव, जो कि हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का भी जवाब। और इसी तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को पूरी तरीके से निपटा डाला। तो बच्चों एक एडिशनल चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन को मैंने क्या कहा था, पहले वाले को पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। उसी तरीके से जो तीसरा केस था ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में K जो है वो K1 प्लस K2 हो जाता है, और सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में आपने देखा कि K इफेक्टिव हो जाता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या फिर आप बोल दीजिए 1 अपॉन K बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड और भी स्प्रिंग्स रही तो एंड सो ऑन, है ना। और ये जो B वाला केस है ये एक्चुअली ये भी
डायरेक्टली तो नहीं दिख पा रहा था, पर हमने ये इंटरप्रेट किया कि यहां पर भी कैसा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल जैसा ही था। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्मॉल एम मास की ब्लॉक है और तीन अलग अलग स्प्रिंग्स है, K1, K2 और K3 स्प्रिंग कांस्टेंट्स के। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप हमेशा ब्लॉक को क्या किया करिए, x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करिए, है ना। तो चलिए इस ब्लॉक को भी x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं। तो अब आप जरा सोचिए यहां पर कि अगर मैं इसे x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता हूं, है ना, तो मान लेते हैं कि K1 वाली स्प्रिंग कांस्टेंट में, K1 जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, इस स्प्रिंग में x1 का खिंचाव आया, K2 वाले में x2 का खिंचाव आया और K3 वाले में x3 का खिंचाव आया। ठीक है, तो अब सोचते हैं हम लोग कि x1, x2, x3 और x को किस तरीके से रिलेट करें। बहुत ध्यान से देखिएगा आप सब। स्प्रिंग K1 पर आप फोकस करिए ना, A नंबर की स्प्रिंग पर आप फोकस करिए। अगर इसमें कुछ भी इलोंगेशन आता है तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक को मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो x बराबर, सबसे पहले मैं x1 तो एटलीस्ट लिख देता हूं, उसमें और सोचता हूं क्या क्या ऐड करूं। अब बाकियों को आप एज इट इज रहने दीजिए, A और C को। अब आप B को देखिए। अगर B में इलोंगेशन मान लीजिए कि x3 का आ रहा है, तो पूरा का पूरा तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि जो भी इसमें इलोंगेशन आए वो पूरा का पूरा ऐसे ऊपर जाकर के इधर जाकर के ट्रांसफर हो जा रहा है ना। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर B स्प्रिंग में x3 का इलोंगेशन आया है तो वो पूरा का पूरा चेंज इन लेंथ m को मिलेगा। तो x3 यहां पर ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं कि x में x2 का क्या कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये जो C नाम की स्प्रिंग है, अगर ये x2 इलोंगेट हुई, है ना, अगर ये कितनी इलोंगेट हुई, x2 से इलोंगेट हुई, तो आप सोचिए यहां पर क्या होगा। ये जो पुली है ये कितना ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा x2 ऊपर, जिसके कारण क्या होगा, जो लेंथ यहां पर थी रस्सी की और यहां पर थी रस्सी की, है ना, वो तो अब रिलीज हो गई। तो अब ये वाली रस्सी की लेंथ जो एक्स्ट्रा आई वो यहां पर फिर से नीचे आ जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो इसके इस K2, है ना, इस K2 स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग के x2 ऊपर जाने से क्या हो रहा है कि ऐसे सोचिए कि पहले मान लीजिए ये जो डिस्क है ये यहां पर था, है ना, डिस्क यहां पर था। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब ऐसा हो रहा है कि ये वाली जो लेंथ थी, ये वाली और ये वाली, ये तो पूरी की पूरी अब यहां पर रही नहीं। तो ये कहां चली जाएगी, ये ट्रांसफर होकर के इस तरीके से नीचे आ जाएगी, है ना। तो हम क्या सीख पा रहे हैं, हम ये सीख पा रहे हैं यहां पर कि अगर C वाली स्प्रिंग जो है ये अगर x2 ऊपर जा रही है तो कितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग खाली हो रही है, वो खाली हो रही है 2x2, जिसके कारण m को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ x2 मिल रहा है। क्लियर है ये बात। तो अब जो है आप सोचिए यहां पर कि x में तो रिलेशन आ गया, अब टेंशन में कैसे रिलेशन निकालें। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर ये जो एक रस्सी है ये पूरी की पूरी एक कंटिन्यूअस रस्सी है ना। ये जो रस्सी अभी भी मैंने शो करी ये कंटिन्यूअस रस्सी है। तो इसमें हर जगह टेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मान लीजिए ब्लॉक पर ऊपर लग रहा है टेंशन T, तो दिस टेंशन T शुड बी इक्वल टू K1x1, साथ ही साथ दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू K3x3। अब K2x2 की बात करें तो यहां पर अगर मैं टेंशन T बोल रहा हूं तो यहां पर भी टेंशन T बोलूंगा। इसका मतलब यहां पर टेंशन 2T होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां पर जो हम लोग डिस्क ले रहे हैं वो आइडियल ले रहे हैं, है ना, पुली आइडियल है यहां पर। तो इसका मतलब कि K2x2 एक्चुअली कितने के बराबर हो गया, 2T के बराबर। तो अपने पास एक रिलेशन आ गया कि टेंशन बराबर K1x1 बराबर K3x3 बराबर K2x2 अपॉन 2। आई होप कि आपको ये दोनों ही इक्वेशन समझ में आए होंगे, एक तो ये वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये वाली, ये दोनों ही आपको आई होप कि समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलिए तो इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को ये प्रूव करना है कि टेंशन जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x आ रहा है, यही तो प्रूव करना है अपने को। तो चलिए कोशिश करते हैं। यहां पर x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस x3 प्लस 2x2। x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 को मैं लिख सकता हूं t अपॉन K1 प्लस, अब x3 को क्या लिख सकता हूं, t अपॉन K3 प्लस x2
यहाँ पर 2x2 है ना, तो ट्वाइस को लिख देता हूं पहले, और x2 को क्या लिख सकता हूं, x2 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ t अपॉन k2, है ना, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर देखिए अपने पास क्या आ गया, x बराबर t टाइम्स 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 4 अपॉन k2, ये आ गया अपने पास। तो अगर आप इसे आइडेंटिफाई करें तो ये किसके तरीके का दिख रहा है, ये दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो ये दिख रहा है टेंशन बराबर k इफेक्टिव इंटू एक्स जैसा, जहां पर 1 अपॉन के इफेक्टिव कितना आ रहा है, 1 अपॉन के इफेक्टिव आ रहा है 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 4 अपॉन k2। तो चलिए यहां से के इफेक्टिव निकाल लेते हैं, तो एलसीएम ले लेता हूं मैं यहां पर, और क्या लिख दूंगा k1 k2 k3, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा k2 k3 प्लस k1 k2 प्लस 4 टाइम्स k1 k3, है ना। तो यहां से मेरे पास 1 अपॉन के इफेक्टिव तो इतना आ गया। अब के इफेक्टिव कितना आ गया, यहां से के इफेक्टिव आ जाएगा k1 k2 k3 डिवाइडेड बाय k2 k3 प्लस k1 k2 प्लस 4 टाइम्स k1 k3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, टाइम पीरियड पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि आप टी से कंफ्यूज ना हो जाए, वो टेंशन के लिए मैंने यूज करा था। तो टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाय k, है ना। तो m बाय k करना है, तो k की वैल्यू कितनी है, k1 k2 k3, और ऊपर क्या लिख दूंगा k2 k3 प्लस k1 k2 प्लस 4 टाइम्स k1 k3। तो ये बेसिकली मेरा फाइनल जवाब हो गया। तो बच्चों इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये निकालना कि आखिर x जो है वो x1 x3 और प्लस 2x2 क्यों आ रहा है ना। मैं चाहिए तो आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मान लीजिए कि k3 एज इट इज है, k2 एज इट इज है, सिर्फ k1 में मान लीजिए कि x1 का इलोंगेशन आया, तो आप क्या कहेंगे कि m कितना नीचे गया, आप ऑब्वियसली कहेंगे कि m x1 नीचे गया, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगला काम मैं ये करूं कि k1 को एज इट इज रहने दूं, k2 को एज इट इज रहने दूं, k3 में बोलूं कि x3 का इलोंगेशन आया, तो ये इलोंगेशन पूरा का पूरा यहां से नीचे ट्रांसफर होगा, तो m भी कितना नीचे जाएगा, m नीचे जाएगा x3 से, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब मान लीजिए कि k1 और k3 को एज इट इज मैंने रोक दिया, कोई इलोंगेशन कोई एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ x2 को मैंने उठा दिया कितना ऊपर, k2 को उठा दिया मैंने x2 से ऊपर, तो ये डिस्क ऊपर चली गई कितने से, x2 से। तो यहां पर एक रस्सी यहां थी, एक रस्सी यहां थी, जो अब फ्री हो गई, तो ये जो फ्री हो गई रस्सी, ये पूरी की पूरी अब इधर से जाकर के m को कितना नीचे ले जाएगी, ट्वाइस ऑफ x2। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बस इतना सा था, आपको आई होप कि अब समझ में अच्छे से आ चुका होगा। चलिए बच्चों, तो आज का सेकंड लास्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं ना। सेकंड लास्ट सवाल क्या है देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू 3 springs A, B and C of equal force constants K as shown. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of oscillation. तो चलिए जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सी वाली स्प्रिंग को ना कंप्रेस किया जा रहा है और बाकी दोनों थोड़ा थोड़ा इलोंगेट करेंगे, है ना। तो एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि अगर सी की तरफ इसे धक्का दिया जा रहा है तो सी जो है, सी जो स्प्रिंग है उसमें कितना कंप्रेशन आएगा, उसमें एक्स का कंप्रेशन आएगा। ये बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है वो कितना धक्का लगाएगा, वो धक्का लगाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में k इंटू एक्स का। सही यहां तक। अब देखिए यहां पर स्लाइटली वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब आपको अभी भी ये मानना है कि जो B स्प्रिंग है और A स्प्रिंग है वो अभी भी ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री ही बना रहे हैं। तो चलिए मैं सोचता हूं कि B स्प्रिंग जो है वो क्या कर रही है ना। अब देखिए कि अगर इसे धक्का दिया गया किस डायरेक्शन में, इसे धक्का दिया इस 45 डिग्री वाले डायरेक्शन में,
तो इसकी वजह से इसका इस ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, ये जो बी वाली स्प्रिंग है इसकी डायरेक्शन में ये कितना शिफ्ट कर गई, है ना। अपने को वो निकालना है पहले, तो कितना इलोंगेशन आएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये x इस डायरेक्शन में आई है ना, तो जो बी स्प्रिंग है वो कितने से इलोंगेट होगी, x cos 45 से, क्योंकि सारे के सारे एंगल तो 45 ही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन में x खिसक रही है तो b की लेंथ में कितना का एक्सटेंशन आएगा, x cos 45 का। इसी तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि अगर ये इस टेढ़े रास्ते में आ रही है ना, ये जो टेढ़ा रास्ता इसमें जा रही है, तो a वाली स्प्रिंग में कितने का इलोंगेशन आएगा, उसमें भी इलोंगेशन आ जाएगा x cos 45 डिग्री का, है ना, क्योंकि इसका इस वाले डायरेक्शन के अलॉन्ग भी मैं देख रहा हूं कि कंपोनेंट कितना है इस इलोंगेशन का, x cos 45। सही बात है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि बी वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन आया लेकिन थोड़ा कम आया क्योंकि उस डायरेक्शन में नहीं खींचा गया था। तो बी वाली जो स्प्रिंग है वो ऊपर की तरफ खींचेगी कितने फोर्स से, k इंटू एक्स बाय रूट 2। और इसी तरीके से जो ए स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में खींचेगी कितने फोर्स से, k इंटू एक्स बाय रूट 2। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ के एक्स बाय रूट 2, एक इधर राइट की तरफ लग रहा है कि एक्स बाय रूट 2। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रूट 2 टाइम्स के एक्स बाय रूट 2, है ना। तो ये हो गया के एक्स, उसमें और कितना जोड़ देंगे इसी डायरेक्शन में, के एक्स, तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ के एक्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ नेट बराबर कितना आ जा रहा है, एफ नेट बराबर आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ के एक्स। इसका मतलब 2k जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, 2k रोल प्ले कर रहा है के इफेक्टिव का। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन के इफेक्टिव, जो कि कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ k, है ना। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए तो आखिरी सवाल देखते हैं, और ये सवाल आपको बताएगा कि कितना ज्यादा रोल है एसएचएम का। एसएचएम के सवाल एक्चुअली जब टेस्ट में आएंगे ना, तो हो सकता है कि वो प्योरली एसएचएम का ना हो, वो किसी और टॉपिक का सवाल हो जिसको आप सॉल्व करने के बाद एंड में एसएचएम लगाएंगे। तो ऐसा ही एक सवाल ये रहा। सवाल है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड of mass m is floating in water with its axis vertical. It is depressed a little and then released. Show that the motion of the block is simple harmonic and find its frequency. तो मान लीजिए ये वो सिलेंडर है जिसके बारे में हमारे को चर्चा करनी है ना, ये ऑलरेडी इस ओरिएंटेशन में फ्लोट कर रहा था, और मान लेते हैं कि जो फ्लूइड है ना, कौन सी फ्लूइड दे रखी है, अपने को वाटर दे रखा है ना, तो वाटर की डेंसिटी मान लेते हैं कि रो है, ठीक है, और इस सिलेंडर का रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। तो अब आप देखिए, अगर इसको फर्दर मैं अंदर की तरफ थोड़ा और डिप करूंगा, कितने लेंथ से, एक्स लेंथ से, तो क्या होगा, अभी तक तो mg और बॉइंट फोर्स बराबर थे, लेकिन अब फर्दर इतनी लिक्विड को इसने और डिस्प्लेस कर दिया, तो इस पर एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा, वेट ऑफ द फ्लूइड एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड। तो एक्स्ट्रा कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ भाई, तो वो निकाल लेते हैं। तो उसका मास हो जाएगा जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स बोल देते हैं इसकी जो डेप्थ है, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और यही एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो इस पर लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। तो F बराबर इतना आ गया। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू जी, और साथ में दिख रहा है कि x के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, k का रोल प्ले कर रहा है, k इफेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव। तो हमारा देखिए फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, फाइनल जवाब आ जाएगा टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू जी, है ना। तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड का सवाल था, लेकिन उसमें एंड में उसने क्या लगवा दिया, हमसे SHM लगवा दिया। तो ऐसे सवालों के लिए आप रेडी रहिए,
ट्वेल्थ में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर आएंगे जिसमें एसएचएम का बहुत जबरदस्त रोल होता है ना। तो फंडा वहां पर यही है कि पहले तो आप इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ढूंढिए और वहां से जिसका एसएचएम देखना है उसको आप एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करिए। ऑलराइट बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। अच्छे से रिवाइज करिएगा, आज का लेक्चर थोड़ा हैवी था, इसमें बहुत सारे सवाल थे, उन सबको जरूर रिवाइज करिएगा। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एसएचएम जो आपका खत्म हो गया। अब के जो टॉपिक्स है वो काफी इजी हैं, जैसे कि एंगुलर एसएचएम हो गया, डैम्पिंग हो गया, ये सब में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें काफी मैकेनिक्स इन्वॉल्व थी और इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।